मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज मैं तुहानू चैप्टर 1 मैक्रो इकनॉमिक्स का स्टार्ट करवाने जा रही हाँ। बेटा सब तो पहला इस दे विच ये पता होना चाहिए है कि माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स दोनों का मीनिंग की है और आपां नूं इकनॉमिक्स नूं दो पार्ट्स विच डिवाइड करन दी ज़रूरत क्यों पई। तुहाडी बुक दे विच बेटे फर्स्ट चैप्टर ओपन करो, मैक्रो इकनॉमिक्स एंड सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स, और नाल ही अपने एक पेंसिल भी रखो, इरेज़र रखो, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो नाल नाल नोट करते जाओ। शुरू विच है बेटा पहले माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। शुरुआत विच तुहानूं दस रही हाँ मैं कि मैक्रो इकनॉमिक्स क्यों होंद विच आई। बेटा जदों पहले नहीं पता सी कि मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स दो हिस्से ने इकनॉमिक्स के, जिन्हों पंजाबी दे विच आपां कहने आ समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो सेम रूल हुंदे सी जिहड़े दोनों तरह की इकनॉमिक्स ते अप्लाई किए जाते सी, जिहड़े हर वारी हर अर्थशास्त्र की समस्या नूं हल करन लई वरते जाते सी। पर जदों एक पेज दिखा रही हूँ तुहानूं मैं कॉपी का, इसनूं रीड करो बेटा। सब तो पहला जदों ग्रेट डिप्रैशन आई बेटा 1929 तो 1932 तक, जिसनों पंजाबी च कहा जाता है जदों आर्थिक मंदी आई, महान आर्थिक मंदी वो सिचुएशन है जिस वेले मंग, वस्तुओं दी कीमतां, लागतां, पूर्ति, प्रोडक्शन, प्राइस लैवल, रोज़गार, इनकम, हर चीज़ डाउन चली जाती है। अर्थव्यवस्था दे विच लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वस्तुओं की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसलिए मंग भी घट जाती है। इसनों कहा जाता है ग्रेट डिप्रैशन। जदों ग्रेट डिप्रैशन की अवस्था आई 1929 तो 1932 तक, उस वेले इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिश जो कि ओस्लो यूनीवर्सिटी दे ने, उन्होंने 1933 दे विच थ्योरी खोजी कि इकनॉमिक्स दे एक नहीं है बल्कि दो हिस्से ने, माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स, और जिहड़ियां समस्यावां मैक्रो इकनॉमिक्स दियां ने उन्होंने हल करन वाले नियम माइक्रो ते नहीं लगाए जा सकते, और माइक्रो इकनॉमिक्स दियां समस्यावां नूं हल करन वाले नियम मैक्रो इकनॉमिक्स ते नहीं लाए जा सकते। उस तो बाद मैक्रो इकनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र होंद विच आया। फिर 1936 विच इकोनॉमिस्ट J.M. केन्स ने अपनी एक बुक पेश की, जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, इंटरस्ट एंड मनी। ये सब क्वेश्चन पार्ट 1 के सोल्यूशन विच तुहानूं मैं भेज चुकी हाँ। जिहड़े 8 पार्ट है ना बेटे, उहदे विचों जिहड़ा फस्ट पार्ट का सोल्यूशन भेजिया उहदे विच सारी चीज़ मैं भेज चुकी हाँ। J.M. केन्स ने जिहड़ी J.M. केन्स की जदों ये बुक आई 1936 दे विच, उदों प्रॉपर मैक्रो इकनॉमिक्स दा मीनिंग समझ आन लग्या सबनों कि मैक्रो इकनॉमिक्स की है। तो हुण तुहानूं मैं अलग अलग इन्हां दा मीनिंग दसदी हाँ। बुक दे फस्ट पेज ते फिर तो आ जाओ बेटा। सब तो पहला है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स की है बेटा? मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ कंसर्नड विद द इकोनॉमी एज ए होल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट। मतलब ये है कि मैक्रो इकनॉमिक्स जिहड़ी है वो पूरी इकोनॉमी दे नाल संबंधित है, ना कि इनके अलग अलग हिस्सों नाल। ये उन्हां समस्यावां नूं डील नहीं करती, उन्हां प्रॉब्लम्स नूं डील नहीं करती जिहड़े इकनॉमिक्स के अलग अलग हिस्सों नाल जुड़े हुए ने, जिवें एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की मंग, एक वस्तु की पूर्ति, एक प्रोड्यूसर द्वारा की जाने वाली प्रोडक्शन। तुसी +1 जो भी चैप्टर पढ़े बेटा वो सब माइक्रो इकनॉमिक्स सी, क्योंकि हरेक चैप्टर दे विच तुसी एक सिंगल यूनिट नूं स्टडी करते सी। एक फर्म की प्रोडक्शन, एक व्यक्ति द्वारा की गई मंग, डिमांड, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सारे एक सिंगल इकाई नाल कंसर्नड सी। सो दैट वाज माइक्रो इकनॉमिक्स। और व्यष्टि अर्थशास्त्र सी जिहड़ा आपां +1 च पढ़िया। ये हुण आपां कर रहे हैं मैक्रो इकनॉमिक्स।
मैक्रो इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ठीक है, सारी इकॉनमी ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ बेटा। अनइंप्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन ਹੁੰਦਾ है कीमतां ਦਾ लगातार ਵਧਣਾ। प्राइसिस ਦਾ राइज होना, महंगाई कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ जिसनों ਆਪਾਂ। नैशनल आउटपुट, नैशनल इनकम, ये सब मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਟੇ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੌਲ, ਛੋਟਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਸ਼ਪੀਰੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਸਮॉल ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟੱਡੀਡ ਬਾਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਂਡ ਹਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਓਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਿਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਓਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਕਰੋ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀਓ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਕਰੋਸ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਲਾਰਜ। ਲਾਰਜ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਬੇਟਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਨੇ ਕੁੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਲਈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ डिमांड ऑफ द होल इकॉनमी। एग्रीगेट डिमांड मतलब कुल मंग और एग्रीगेट सप्लाई इन द इकॉनमी। ये टर्म्स जिहड़ियां आपां मैक्रो इकनॉमिक्स स्टडी करांगे। शेपीरो की डेफिनेशन फिर तो ईजी है, लर्न करनी है। मैक्रो इकनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकनॉमिक सिस्टम एज ए होल। एज ए होल मतलब पूरी इकॉनमी की इकट्ठी स्टडी करता है, उसके अलग अलग हिस्सों को तोड़ के स्टडी नहीं करता। अच्छा, तो ये हो गया मीनिंग माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स का। एक सिंगल लाइन दे विच बेटा आप कहना चाहिए अगर, तो माइक्रो इकनॉमिक्स है जिहड़ी वो इकॉनमी के छोटे छोटे हिस्सों को स्टडी करती है। इट स्टडीज स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी। इट मीनस अ सिंगल फर्म, अ सिंगल प्रोड्यूसर। But macroeconomics studies the economy as a whole. It means it studies the problems related to the economy as a whole. Next है बेटा subject matter और the scope of economics. सब तो पहले तो ये पता होना चाहिए है कि subject matter या scope तो की भाव है। scope जिसनों पंजाबी दे विच कह देने है गया कारज खेतर। सबजैक्ट मैटर मतलब मैक्रो इकनॉमिक्स का सिलेबस की है। मैक्रो इकनॉमिक्स के विच किहड़े-किहड़े कॉन्सैप्ट शामिल ने, मैक्रो इकनॉमिक्स के विच आपां किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां नूं स्टडी करांगे। दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। फर्स्ट इज़ थ्योरी ऑफ मनी। बेटा ये सारे जिन्ने भी पॉइंट्स दिख रहे ने तुहानूं 1 तो लैके 9 तक हरेक ते अलग एक पूरा चैप्टर है जिहड़ा कि आपां स्टडी करांगे। थ्योरी ऑफ मनी एक हिस्सा है मैक्रो इकनॉमिक्स का। देखो थ्योरी ऑफ मनी दे विच हुण की सेंड करांगे, तुहानूं मैं एक वीडियोज़ भेज भी चुकी हाँ पहले।
ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ what is money, what are the functions of money, how money came into existence, primary functions of money, secondary functions of money, banking system भी theory of money ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗੀ under macroeconomics various concepts relating to the employment level are studied। मतलब अंडर इंप्लॉयमेंट की होंगी है, फुल इंप्लॉयमेंट की होंगी है, इकोनॉमी कदों अंडर इंप्लॉयमेंट ते होंगी और कदों फुल इंप्लॉयमेंट ते होंगी, सारे कॉन्सैप्ट इहदे च आपां स्टडी करांगे। थ्योरी ऑफ नैशनल इनकम स्टडी करनी है कि नैशनल इनकम की होंगी है, वॉट इज़ नैशनल इनकम एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। 3 मैथड्स है नैशनल इनकम कैलकुलेट करन दे, इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड, प्रोडक्ट मैथड। इन्हों अंडरलाइन भी कर लो, ये सारे आपां स्टडी करांगे इहदे विच नैशनल इनकम च। इस तो बाद है बेटा 4th थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकनॉमिक्स की स्टडी करती है, इकनॉमिक ग्रोथ बारे स्टडी करेगी कि इकनॉमिक ग्रोथ की होंगी है। देखो इकनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती बेटा पर कैपिटा इनकम ते। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आमदन, एक व्यक्ति के हिस्से विच कितनी आमदन आती है। देखो जदों आपां नैशनल इनकम नूं डिवाइड कर दिंने आ पॉपूलेशन नाल तो आ जाती बेटा पर कैपिटा इनकम। इसी तरह ही कॉन्सैप्ट है रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, ये सारे आपां डिटेल च पढ़ांगे जो चैप्टर स्टडी करांगे। पर कैपिटा इनकम की है, इस दे थ्रू आपां इकनॉमिक ग्रोथ किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। रियल इनकम की है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मैथड्स ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये सारिया पॉलिसीज़ बनाई जांदियां फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी दी ग्रोथ नूं प्रमोट करन लई। ये सारिया आपां इहदे च स्टडी करांगे। इस तो बाद है बेटा अगे 5th पॉइंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच आपां स्टडी करांगे वॉट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ, कोटा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे कॉन्सैप्ट ने जिहड़े इंटरनेशनल ट्रेड के हिस्से ने। बेटा ये सारे कॉन्सैप्ट तुहाडी बुक विच +2 च इंक्लूड नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स तुसीं कि ग्रैजुएशन जाके पढ़ोगे और काफ़ी टॉपिक आपां +2 दे विच ही कवर करांगे। जिवें इंटरनेशनल ट्रेड है ये अगे ग्रैजुएशन च कवर होएगा, बस तुसीं कॉन्सैप्ट थोड़े ध्यान रखने कि इस दे विच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नूं स्टडी किया जाता है। टैरिफ तुहाडे लई नवां वर्ड है। टैरिफ का मतलब है जो टैक्स लगाया जाता है जदों गुड्स एक देश तो दूसरे देश के भेजिया जांदियां। इस तो बाद है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लैवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लैवल का मतलब है इस दे विच आपां प्राइस लैवल दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी करनी है जिहड़ियां इकोनॉमी नूं फेस करनियां पैंदियां। प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लेशन एंड इनफ्लेशन, इनफ्लेशन के उपर अंडरलाइन करके बेटा इत्थे लिखो, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसिस। वधियां कीमतां नूं किया जाता है प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लेशन, और डिफलेशन का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग प्राइसिस। घटदियां कीमतां नूं किया जाता है डिफलेशन। आ मेन इशूज़ है जिहड़े आपां स्टडी करांगे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लैवल दे विच कि की कारण है, इनफ्लेशन क्यों आ जाती है, डिफलेशन क्यों आ जाती है। कीमतां ज़्यादा वधन दे भी नुकसान ने और घटन दे भी नुकसान ने, स्टेबल रहनियां चाहिदियां। बजटरी डेफिसिट एंड फिजिकल पॉलिसी। budgetary deficit, this budgetary deficit is related to the budgets made by the government। budgetary deficit का मतलब है बजट दे विच डेफिसिट की है, बजटरी डेफिसिट क्यों हुंदा है, ये सब आप इहदे विच स्टडी करांगे जो आ चैप्टर पढ़ांगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इहदे च फिजिकल पॉलिसी। बेटा फिजिकल पॉलिसी की है जिन्हों पंजाबी च कहने आपां राजकोषी नीति। राजकोषी नीति या फिजिकल पॉलिसी वो नीति है जिहड़ी सरकार द्वारा बनाई जाती है अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर नूं कंट्रोल करन लई। इट इज़ द पॉलिसी रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी आप बजट वाले चैप्टर च पढ़ांगे। नैक्सट इज़ इंटरस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जिवें एक नीति फिजिकल पॉलिसी है ये बनाई जाती है सरकार द्वारा, एवें ही एक नीति है मॉनेटरी पॉलिसी जिन्हों आप क्या जाता है पंजाबी दे विच कहने आ मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति बनाई जाती है देश के केंद्री बैंक द्वारा। अपने देश का केंद्री बैंक किहड़ा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है देश के विच मनी सप्लाई नूं कंट्रोल करन लई। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ RBI formulated to control the supply of money in the Indian economy। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਬ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ, OMO, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, SLR ਰੇਸ਼ੋ, CRR ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ। Business cycle means fluctuations that occur in the economic system, in the economic activities of the economy, boom, recession, depression, etc। देखो इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहिंदी, ऑलमोस्ट इस दे विच तेजी मंदी आंदी रहिंदी है। इसनूं कहा जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल दियां 4 स्टेजिस ने, बूम, रिसैशन, डिप्रैशन एंड 4th इज़ रिकवरी। सो 4 स्टेजिस हैं, बूम, रिसैशन, डिप्रैशन एंड रिकवरी। ये स्टेजिस 1 बाय 1 इकोनॉमी च आंदियां रहिंदियां। जिवें तेजी तो बाद पता है कि हौली हौली रिसैशन आएगा और फिर डिप्रैशन आ जाएगा, और डिप्रैशन तो बाद फिर तो इकोनॉमी रिकवर करती है, और रिकवरी मोड तो बाद दोबारा बूम पीरियड च आ जाती है। बूम का मतलब है तेजी च आ जाती है। देखो तेजी ते मंदी दे विच तुसीं सिर्फ इन्ना याद रखना है फॉर द टाइम बीइंग कि तेजी या बूम वो पीरियड है जदों प्राइस लैवल, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स हर चीज़ हाई होंदी है, और डिप्रैशन वो पीरियड है जिस दे विच कीमतां भी घट जांदियां, कॉस्ट भी घट जाती है, वस्तु की मंग भी घट जाती है, तो पूर्ति भी घट जाती है, रोज़गार घट जाता है और इंप्लॉयमेंट भी घट जाती है। बिजनेस साइकिल आर द इशूज़ एंड सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ मैक्रो इकनॉमिक स्टडी। ओके बेटा, उम्मीद करती हाँ कि तुहानूं समझ आ गया होना है। फिर भी अगर किसी बच्चे नूं कोई डाउट होए तो ग्रुप दे विच या पर्सनली मैनूं मैसेज करके पूछ सकता है। अज दे लई आपां इन्ना ही एक बारी रोकदे हां। इसनूं चंगी तरह नाल तुसीं पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है। देखो जो चीज़ एज इट इज़ बुक दे विच है उसनूं कॉपी ते लिखण दी लोड़ नहीं है। जस्ट तुसीं कॉपी दे उपर, उसी बुक दे उपर, टैक्सट बुक ते मार्क कर लो कि आ चीज़ लर्न करनी है और इहदे उपर आ क्वेश्चन आएगा। जो चीज़ न्यू आ रही है, जिवें तुहानूं कई क्वेश्चन पार्ट 1 दे न्यू आए ने जिहड़े ए वाली बुक कवर नहीं करती, उन्हां नूं ज़रूर लिखो कॉपी दे विच ताकि तुसीं लर्न कर सको। जो चीज़ इस बुक दे विच जिस तरह स्कोप एज इट इज़ कवर हो गया, इसनूं कोई ज़्यादा लिखण की जरूरत नहीं है। जो न्यू चीज़ां ने जो बुक कवर नहीं करती उन्हां नूं जरूर लिखो। इसे तरीके नाल ही बेटा मैं तुहानूं रोज़ छोटे छोटे टॉपिक्स इहदे भेजदी रहांगी ताकि हौली हौली ये तुहानूं समझ आन लग जाए चैप्टर। और बच्चे काफ़ी इनू प्रॉब्लम आ रही सी जिन्हों ने मैनूं कहा कि मैम रिकॉर्डिंग करके भेजो, दसना मैनूं समझ आया कुछ कि नहीं आया। ओके बेटा, थैंक्स।